प्रणाम दोस्तों। इतिहास गवाह है, सत्ता की लड़ाई कभी सिर्फ संसद और चुनावों से तय नहीं होती। पर्दे के पीछे ऐसी अदृश्य ताकतें काम करती हैं जो लोकतंत्र को झकझोर देती हैं। आज सवाल यह है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो राजनीतिक भूकंप आए, क्या वो महज इत्तेफाक थे या फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला नंबर भारत का है? अगर हां, तो भारत विरोधियों सुन लो, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आज इस वीडियो में हम डीप रिसर्च के साथ इन तख्ता पलटों को एक्सपोज करेंगे, पैटर्न को समझेंगे और उन विदेशी ताकतों को यह भी बताएंगे कि भारत को तोड़ने का सपना मत देखो। पहले पड़ोसी देशों का पैटर्न समझते हैं। शुरू करते हैं श्रीलंका से। 2019 से 2022 तक श्रीलंका आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। चीनी कर्ज का जाल, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने पूरा सिस्टम हिला दिया। अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट पर पहुंच गई, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा और जनता सड़कों पर उतर आई। मार्च 2022 में शुरू हुए अरागलाया प्रोटेस्ट ने ऐसा तूफान मचाया कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आर्थिक कुप्रबंधन था या किसी ने साजिशन उस आग में घी डाला? रिसर्च बताती है कि गोटबाया खुद एक किताब में दावा करते हैं कि यह इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज था, जहां विदेशी ताकतों ने डेमोक्रेसी को मौखरी बनाया। चाइना के डेब्ट ट्रैप ने श्रीलंका को कमजोर किया, लेकिन प्रोटेस्ट में एनजीओज और वेस्टर्न फंडिंग की भूमिका पर सवाल उठे। अमेरिका और उसके सहयोगी जो चाइना को काउंटर करना चाहते थे, क्या उन्होंने जनता के गुस्से को हवा दी? अर्थव्यवस्था का कोलैप्स इतना तेज था कि फूड शॉर्टेज ने हिंसा भड़का दी। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक प्लान डिस्टेबलाइजेशन लगता है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। 2024 में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जुलाई में शुरू हुए छात्र प्रोटेस्ट जो कोटा सिस्टम के खिलाफ थे, अचानक हिंसक हो गए। शेख हसीना की सरकार पर दमन का आरोप लगा, सैकड़ों मौतें हुई और आखिरकार हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। लेकिन पर्दे के पीछे किसका हाथ था? थ्योरीज ये कहती हैं कि अमेरिका की कलर रेवोल्यूशन थी, जहां यूएस ने हसीना को हटाने के लिए प्रोटेस्ट को फंड किया क्योंकि वो चाइना के करीब लगती थी। रूस ने तो सीधे यूएस पर आरोप लगाया कि ये कूप फोमेंट करने की कोशिश थी। पाकिस्तान के आईएसआई और चाइना की इन्वॉल्वमेंट की भी अफवाहें उड़ी, जहां हिंदू माइनॉरिटी पर अटैक्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। एनजीओज, फॉरेन एम्बेसीज और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज ने आग लगाई। हसीना खुद मई में वेस्टर्न प्लॉट का जिक्र कर चुकी थी। इंडियन मीडिया ने इसे इस्लामोफोबिक एंगल से कवर किया, लेकिन सच ये है कि बाहरी फंडिंग ने स्टूडेंट मूवमेंट को हाईजैक कर लिया। भारत विरोधियों, अगर तुम्हें लगता है, तुम सोचते हो कि बांग्लादेश जैसा कुछ भारत में भी करोगे, तो सुनो, यहाँ जनता तुम्हारी चालें पहले ही भांप चुकी है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की कहानी और भी चौंकाने वाली है। 2025 में, यानी अभी हाल ही में, जेनजी प्रोटेस्ट ने पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन जल्द ही करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ हो गया। पार्लियामेंट को आग लगा दी गई, कर्फ्यू लगाया गया और आर्मी को कंट्रोल लेना पड़ा। लेकिन क्या यह ऑर्गेनिक था? रिसर्च कहती है कि यह यूएस वर्सेस चाइना प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। चाइना फ्रेंडली ओली को हटाने के लिए सीआईए बैक्ड कलर रेवोल्यूशन की थ्योरीज सोशल मीडिया पर वायरल है। नेपाल में 2008 से 14 गवर्नमेंट्स चेंज हो चुकी हैं, जहां चाइना और यूएस का इन्फ्लुएंस बार बार दिखता है। जेनजी की फ्रस्ट्रेशन रियल है, लेकिन वीपीएन्स और हैशटैग से कनेक्टेड ये मूवमेंट क्या डीप स्टेट का प्लान था? इंडिया और चाइना दोनों वॉच कर रहे हैं। भारत विरोधियों, नेपाल जैसा छोटा पड़ोसी तो हिल गया, लेकिन भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं और ना ही भारत का युवा इतना बेवकूफ है। यहां तुम्हारी हर साजिश फेल होगी। अब सवाल यह है कि क्यों भारत अगला निशाना हो सकता है? इसके कारण को समझिए। भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ताकत है। विश्व मंच पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि जो ताकतें भारत को झुकता देखना चाहती हैं, वो सोच रही होंगी अगर भारत को सीधी लड़ाई से हराना मुश्किल है तो अंदर से तोड़ा जाए। कैसे? सबसे पहले आंतरिक विभाजन करिए। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान पर समाज को बांट दीजिए। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। फेक न्यूज़ फैलाइए, ट्रेंडिंग हैशटैग चलाइए, डिजिटल प्रोपेगेंडा चलाइए। तीसरा, आर्थिक हमले करिए, साइबर अटैक करिए, डेटा लीक करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करिए। सामाजिक आंदोलन को हवा दीजिए। चौथा ये कि किसान आंदोलन देखा आपने, छात्र आंदोलन या किसी भी असंतोष को विदेशी फंडिंग से बढ़ाया जाए, उसमें आग लगाई जाए। संस्थाओं पर हमला किया जाए। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सेना जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाए।
थ्योरीज ये कहती हैं कि यूएस डीप स्टेट भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जहां OCCRP जैसे नेटवर्क्स फंडिंग से अपोजिशन को सपोर्ट किया जा रहा है। ग्लोबल रंग क्रांति का फॉर्मूला भी लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो कलर रेवोल्यूशन की बात हम पहले कर रहे थे। इतिहास में बार बार ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। पूर्वी यूरोप से लेकर अरब देशों तक रंग क्रांति यानी कि कलर रेवोल्यूशन हमेशा बाहर से फंडिंग की गई और अंदर से चलाई गई। लोकतंत्र बचाने के नाम पर लोकतंत्र को ही कमजोर किया गया। दक्षिण एशिया में भी वही श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल को कलर रेवोल्यूशन से लिंक किया जा रहा है। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट को CIA बैक थ्योरी से जोड़ा गया। भारत में भी NGOs, मीडिया और एक्टिविस्ट इस ग्लोबल स्क्रिप्ट को लागू करने की तैयारी में हैं। अन्य पड़ोसी देशों से सबक लेने की हमें जरूरत है, जैसे अफगानिस्तान से हम ले सकते हैं। 2021 में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद तालिबान की वापसी हुई, पूरे देश का लोकतंत्र ध्वस्त हुआ। पाकिस्तान की बात करें तो प्रधानमंत्री आते जाते रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य, कभी अविश्वास प्रस्ताव। मालदीव की बात करें तो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर चीन प्रेमी ताकतें सत्ता में आई। म्यांमार की बात करें तो 2021 में सीधा सैन्य तख्ता पलट। हर जगह एक पैटर्न, अस्थिरता पैदा करो, जनता को भड़काओ, सरकार बदलो। इंडिया को इनसे सबक लेने की जरूरत है। नेबरहुड में जो शॉक इफेक्ट्स हो रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। भारत के खिलाफ साजिश के संभावित हथियार जो हैं, अगर उनकी बात करें तो सोशल मीडिया वॉरफेयर, फेक अकाउंट, फर्जी ट्रेंड्स, समाज में नफरत फैलाने वाले नैरेटिव, आर्थिक अस्थिरता, शेयर बाजार, रुपया, तेल की कीमतों पर अटैक, साइबर हमलों से बैंकिंग और पावर ग्रिड्स को निशाना बनाया जा सकता है। NGO नेटवर्क, विदेशी फंडिंग से चलने वाले संगठन जो अंदरूनी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय रंग देते हैं। मीडिया और इकोसिस्टम, कुछ मीडिया हाउस और प्लेटफॉर्म्स लगातार भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। युवा और छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में असंतोष को भड़काया जा रहा है। बाहर बैठे एजेंडा चलाने वालों सुनो, भारत श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है। यहाँ जनता हर चाल को पहचानती है। भारत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी साजिश इसे हिला नहीं सकती। भारत में लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के विश्वास से चलता है। अगर कोई सोच रहा है कि भारत में भी तख्ता पलट होगा तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। यहाँ तख्ता पलट नहीं, जनता का मैंडेट चलता है और भारत की जनता कभी भी विदेशी ताकतों के इशारे पर नाचेगी नहीं। यूएस डीप स्टेट, चाइना, पाकिस्तान, तुम्हारी हर कोशिश फेल होगी। भारत ने मुगल, अंग्रेज देखे हैं, तुम क्या चीज हो। भारत को क्या करना होगा इस पर भी बात करते हैं। आंतरिक एकता और सद्भाव को बनाए रखना होगा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता को मजबूत करना होगा, लोकतांत्रिक संस्थानों पर विश्वास बनाए रखना होगा, विदेशी फंडिंग और संदिग्ध NGOs की सख्त निगरानी, युवाओं को जागरूक करने और उन्हें प्रोपेगेंडा से बचाने के लिए काम करना होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब चेतावनी की कहानियां हैं। भारत वो धरती है जिसने मुगल, अंग्रेज और कितनी ही ताकतों को देखा है। सब आए, सब गए, भारत अडिग रहा। आज भी भारत विरोधियों को यही संदेश है, तख्ता पलट का सपना देखना बंद करो, क्योंकि ये भारत है। यहाँ सिर्फ जनता का राज है और जनता का विश्वास है। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।